हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं सीटेट 2021-22 में ऑनलाइन के माध्यम से हुए एग्ज़ाम के प्रश्न पत्रों में से गणित विषय के मैथ पेडागोजी के प्रश्नों को हल कराऊंगा, जो 11 जनवरी 2022 को हुए थे। प्रश्नों को हल कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की है, जो ऑनलाइन पेपर की फर्स्ट वीडियो है, लगभग 21 से 22 मिनट की है दोस्तों। उसमें मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई है और हमने 2 प्रश्न गलत सॉल्व करा दिए हैं। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के इस वीडियो में सबसे पहले उन्हीं 2 प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आज के प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, पहले उन 2 प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में से सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है दोस्तों, जो सबसे कम है। आप देख सकते हैं 20 से 40 के बीच, 30 से 50 के बीच, 40 से 60 के बीच और 60 से 80 के बीच। इसी को हल कराते दोस्तों कुछ चूक हुई थी और हमने आंसर 60 से 40 बता दिया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा, जब हमने बाद में एनालिसिस किया कि हमारा प्रश्न तो कोई गलत नहीं है, तो पता चला कि 21 से 40 इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए देखते हैं। 21 से 40 के बीच अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद होती है दोस्तों 31, 31 के बाद होती है 37। ये 4 संख्याएं होती हैं दोस्तों। इसके बाद 30 से 50 के बीच देख लेते हैं दोस्तों 31, 37, 41, 43, 47। फिर 40 से 60 के बीच में देखते हैं दोस्तों, तो इसमें होता है 41, 43, 47, 53, 59। इसके बाद 60 से 80 के बीच होती है दोस्तों 61, 67, 71, 73, 79। आप देख सकते हैं दोस्तों कि सभी में 5-5 संख्या हैं। बाकी जो 20 से 40 तक है उसमें आपको 4 संख्याएं मिलेंगी दोस्तों 29, 23, 31, 37। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा ऑप्शन सही होता है। यही हमसे मिस्टेक हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल और बाकी का रास्ता बस से तय करती है। वह बस से कितनी दूरी तय की दोस्तों। यह सिंपल सा घटाना है दोस्तों, हमको घटाने में ही मिस्टेक हुआ था। प्रश्न ही ऐसा दिया था कि आप भी गलती कर बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हमने सुधार करने का प्रयास किया है और आपको बता रहे हैं दोस्तों कि हमसे कहाँ मिस्टेक हुई थी। पहले उसको समझ लेते हैं। हमने लिखा था 6 किलोमीटर 375 मीटर, फिर लिखा था दोस्तों 1 किलोमीटर 95 मीटर, और यही मिस्टेक हुआ था दोस्तों। यहाँ 1 किलोमीटर 95 मीटर के बाद दशमलव के बाद है, तो हमने एक जीरो बढ़ा लिया था कि दशमलव के बाद जीरो बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि फर्क पड़ रहा है। यहाँ 375 मीटर है और हमारा यहाँ पे हो गया 975 मीटर, जहाँ कि हमको 95 मीटर ही बस घटाना था, इसीलिए हमारा सवाल मिस्टेक हुआ दोस्तों। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम अलग अलग लिखेंगे ताकि हमसे गलती ना हो। इसमें 6 किलोमीटर 375 मीटर
फिर 1 किलोमीटर और 95 मीटर, और इसी को घटाने की बात कर रहा था दोस्तों, हमने एक साथ घटा दिया इसलिए मिस्टेक हो गया। अब दोस्तों 375 मीटर में से हम 95 मीटर घटाएंगे तो हम देख सकते हैं कि 5 5 जीरो हो गया, और यहाँ 17 में से 9 गया तो 8 हो गया दोस्तों। यहाँ बचा 280 मीटर आएगा, और 6 में से घटेगा 5 आएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर आएगा। तो हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर 280 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 होता है दोस्तों। हमने ऑप्शन नंबर 4 करा दिया था दोस्तों, तो ये हमारा गलत होता है 4 वाला, और हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने सुधार कर लिया। अब अगले प्रश्न मैथ पेडागोजी को देखते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए उपयुक्त है? एक शब्द लिखा है दोस्तों यहाँ, दिक् स्थान। दिक् का मतलब 2 स्थान, दिक् माने 2, स्थान में स्थान होता है दोस्तों। 2 स्थान की बात कर रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि 2 स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है दोस्तों। कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जो 2 स्थानों की समझ को विकसित करता है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना। इसमें 2 स्थानों की कहीं बात नहीं हो रही है दोस्तों। अगर सैमपट पर हम संख्या रेखाओं को निरूपित करते हैं तो उसमें हमारे 2 स्थानों की कहीं चर्चा नहीं हो रही है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, उनके घरों के कक्षाओं के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 स्थानों की बात हो रही है। एक तो घरों के सापेक्ष आकार, घर के आकार कैसे हैं उसके बारे में बात हो रही है, और उसी को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित किया जा रहा है दोस्तों विद्यालय में, मतलब स्कूल में बच्चों से घर के आकारों के बारे में पूछा जा रहा है, उनसे उनके घर के आकार के बारे में बताया जा रहा है, उनसे समझा जा रहा है। फिर उसी स्थितियों को श्यामपट्ट पे मानचित्र के द्वारा रेखांकित भी किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, सीखने में बहुत ही सहूलता होती है, सहज प्रक्रिया से सीख लेते हैं दोस्तों, और ये ऑप्शन हमारा सही होता है। और देख लेते हैं दोस्तों, एक मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी, ये 2 शहरों की बात कर रहा है दोस्तों, लेकिन ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि 2 शहरों के बीच की दूरी मापने की बात कर रहा है, न कि 2 स्थानों की बात कर रहा है दोस्तों। तीसरा है, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को पुनः स्मरण करना। ज्यामिति की आकृति हैं जो उसको नामों को पूरा स्मरण मतलब रटना दोस्तों, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, NCERT के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है दोस्तों? अपेक्षित का मतलब होता है दोस्तों अपेक्षा करना, अपेक्षा करना, या इसको हम कहते हैं आशा करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कक्षा 3 की बात कर रहा है दोस्तों कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों से हम क्या अपेक्षा नहीं कर सकते या क्या आशा नहीं कर सकते, उसके सीखते समय जब वो सीख रहा है तो उससे हम क्या अपेक्षा नहीं कर सकते कि यह बच्चा नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए ऑप्शन को देख के हम इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, संख्या 543 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। तो कक्षा 3 में स्थानीय मानों को पढ़ाया जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, क्योंकि हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कक्षा 3 के विद्यार्थी से कि वह 543 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कर सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, पहचाने की दी गई आकृतियों की श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या है दोस्तों? इसको भी हम अपेक्षा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आकृतियों के बारे में कक्षा 2 से ही बच्चों को परिचित कराया जाता है। कक्षा 3 में 4 में 3D आकृतियों के बारे में बताया जाता है। इसके लिए सरकार से संसाधन भी मिलते हैं जिसको गणित किट बोलते हैं, उसमें भी ये सब आकृतियाँ रहती हैं, सिखाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा सही है। पूछा है कि क्या अपेक्षा नहीं की जा सकती, कौन सा गलत है ये बताना है दोस्तों। तो लिखा है 1/3 प्लस 1/4 को हल करें, यही अपेक्षा नहीं की जा सकती दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/3 प्लस 1/4 के प्रश्नों को कक्षा 4 एवं 5 में पढ़ाया जाता है, उनको भिन्नों से अभी परिचित कराया जाता है। कक्षा 3 में 1000 तक की संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग यही सब चीज़ें कराई जाती है दोस्तों। आप देख सकते हैं ऑप्शन 5 दर्शाए कि 2 × 5 और 5 × 2 समान है, तो ये कक्षा 3 से अपेक्षा की जा सकती है दोस्तों कि इसको ये बता सकते हैं गुणा करके कि 2 × 5 10 होता है, 5 × 2 भी 10 होता है, दोनों समान है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। यही अपेक्षा नहीं की जा सकती दोस्तों, भिन्नों का जोड़ जो कि क्रियाएं हैं कक्षा 5 और 4 की। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि आपके पास 7 सैकड़े हैं और आपको उसमें से 7 दहाइयाँ निकालनी है, आपको कौन सी संख्या मिलेगी। एक छात्र कहता है मुझे 0 मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्रों के लिए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त है, मतलब उत्तर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। तो आइए ऑप्शन के द्वारा देखते हैं। शिक्षिका को समस्या को संख्यात्मक रूप में लिखना चाहिए ताकि छात्र उसे हल कर सके, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। संख्यात्मक रूप से बस लिख देने से बच्चे इस क्रिया को 0 कैसे आता है इसको नहीं समझ पाएगा और सही क्या है उसको भी नहीं जान पाएगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षिका को कम से कम 10 और समान प्रकार की समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए जब तक कि छात्र उसे सही रूप से हल न कर ले। ये भी ऑप्शन हमारा गलत होता है दोस्तों। ये कह रहा है कि कम से कम 10 समान प्रकार की समस्याएं उसके सामने रखना है और वह तब तक उसको हल करे जब तक कि सही नहीं कर लेता है दोस्तों। तो जब तक कि हम समस्या का निवारण नहीं करेंगे, उसके अंदर उस समस्या के विषय में समझ नहीं विकसित करेंगे, तब तक वह बच्चे को अभ्यास कार्य देने से और समस्याएं उसके सामने रखने से वह सही नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षिका को छात्रों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों। आगे भी देख लेते हैं। शिक्षिका को सही कलन विधि का उपयोग करते हुए श्यामपट्ट पर समस्या को हल करना चाहिए। श्यामपट्ट पर बस सही से, क्योंकि शिक्षिका को तो पता है कि यह सवाल कैसे लगेगा, तो वह श्यामपट्ट पे फटाफट अपना लगा देगी, उससे भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होता है। यहाँ उपचारात्मक शिक्षण की बात कर रहा है दोस्तों। जब बच्चे को हम कुछ सिखाते हैं और वह सीखने में उसे कठिनाई होती है तो हमें उसकी कठिनाई को जानना एवं समझना होता है। उसके बाद हमें अपने योजना और रणनीति में परिवर्तन करना होता है कि बच्चा को अब इस प्रकार से नहीं इस प्रकार से सिखाएंगे तो ये सीख जाएगा। उसी की बात कर रहा है कि छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए कहना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप इस उत्तर को कैसे लाए। जैसे इस सवाल में दिया है दोस्तों कि 7 सैकड़े और 7 दहाइयाँ निकालनी है तो उत्तर 0 मिलता है। इसको पूछेंगे कि किस प्रकार से इसका उत्तर 0 आया। ठीक है दोस्तों, तो उसके कमियों को जानेंगे, फिर अपने शिक्षण रणनीतियों में परिवर्तन करेंगे तो हम उसे सही तरीके से सिखा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है 3। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन का अर्थ प्रतिबिंबित करता है। कह रहा है जो दोस्तों, जो ऊपर यहाँ लिखा है यहाँ से कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, और यह एलसीएम 2005 के अनुसार गणितीकरण उसका एक मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों के अंदर पूरी तरह से गणितीकरण पैदा किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इन ऑप्शनों में से कौन प्रतिबिंबित करता है। पहला ऑप्शन है बच्चे को कितना गणित आता है, इस पर बल दिए जाने के बजाय
यह जानना जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन, अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। ठीक है दोस्तों, यह ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दूसरा है दोस्तों, गणित की शिक्षा को गणित के पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को शामिल करना चाहिए और बल देना चाहिए जो दैनिक जीवन में उपयोगी हो। दोस्तों देखिए, अब ध्यान देना का मतलब यहाँ बल देने की बात कर रहा है, तो बल देना निगेटिव होता है दोस्तों, और यहाँ केवल भी कह रहा है तो केवल भी निगेटिव होता है। केवल गणित में उन्हीं विषयों को शामिल करना चाहिए जिससे दैनिक जीवन उपयोगी हो दोस्तों, तो केवल की बात आ गई तो ये निगेटिव हो गया दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, गणित दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसलिए गणित में समस्याओं को हल करने के मस्तिष्क विचारों का गणितीकरण कर देता है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई बच्चा जब गणित की समस्याओं को हल करता है तो उसका विचार गणितीकरण हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, जब तक गणित के विषय में उसको समझ नहीं होगी। गणित जानने का मतलब है दोस्तों कि अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में गणित का उपयोग करना, कि यह चीज़ हमारे लिए सही है कि नहीं है, फायदा है कि नहीं है, घाटा है, क्या होगा, इन सब चीज़ों को अपने गणितीय रूप से उसको सोचना दोस्तों। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत। चौथा देखते हैं दोस्तों, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि गणित में विभिन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इसलिए गणित के पाठ्यक्रम में अधिकतम किताबों को शामिल करने पर बल दिया जाना चाहिए। यहाँ भी बल दिया जाने की बात कर रहा है दोस्तों, तो बल निगेटिव होता है, और अधिकतम विषयों को शामिल करना, विषय को शामिल करके क्या होगा दोस्तों, जब बच्चे को हम गणितीकरण नहीं कर पाएंगे, वो अपने जीवन में गणितीय रूप से नहीं सोच पाएगा दोस्तों, तो अधिक से अधिक विषयों को उसमें शामिल कर देना और बल देना निगेटिव है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है दोस्तों। यहाँ कह रहा है बल नहीं देने की बात कर रहा है, बच्चों को कितना गणित आता है इस पर बल दिए जाने के बजाय इस पर बल नहीं देना है कि गणित ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों को गणितीय चिंतन और अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो चीज़ें नहीं दिखाई देती है, गणित के माध्यम से वहाँ तक भी सोच ले। जैसे कि कोई भी काम करने से पहले हम उसको गणितीय रूप से ज़रूर सोचते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम दोस्तों कि एक दुकान ही खोलना है, तो दुकान में हम कितना पैसा लगाएंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, उसको भविष्य के बारे में सोचना, जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है उसके बारे में भी सोचना कि हमें कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, उसको गणितीय रूप से सोचना ही गणितीकरण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी दोस्तों? कौन सा सबसे अच्छा सहायता करेगी, वही पूछ रहा है। कक्षा 3 की बात कर रहा है, कक्षा 3 के बारे में सोचना है दोस्तों। पैटर्न का मतलब होता है दोस्तों एक क्रम को पहचानना, एक क्रम। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, छात्रों को अपना वंश वृक्ष बनाकर उसकी तुलना अपने मित्रों के वंश वृक्ष से करने के लिए कहना। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, तुलना करने की बात आ गई। तुलना करना हमेशा निगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है दोस्तों। हमें बच्चों में तुलना नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है, छात्रों से रात को ध्यान से आसमान देखकर उन्होंने जो देखा अगले दिन उसका वर्णन करने के लिए कहना। ये भी ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। रात को छात्र आसमान में तारे देखेंगे, उसका वर्णन करना। वर्णन करना उच्च कक्षाओं की चीज़ है दोस्तों, उच्च कक्षाओं में वर्णन किया जाता है। बच्चा तो अभी 3 का है, उसको वर्णन कैसे कर पाएगा, उसको तो अभी सीखना है। अब पैटर्न को पहचानने का मतलब होता है क्रम, एक क्रम को सीखना है दोस्तों। जैसे गिनती में होता है क्रम 1 2 3 4, उसको क्रम को जानना है, तो हम उसी गिनती को क्या करते हैं, बच्चे को कुछ मिक्स लिख देते हैं। जहाँ 5 का स्थान है वहाँ 5 नहीं लिखते, जहाँ 6 का स्थान वहाँ 6 नहीं लिखते, इधर उधर संख्याओं को क्रम बदल के लिख देते हैं। और फिर बच्चे को कहते हैं कि इसको एक पैटर्न में लिखो,
इसका क्रम क्या है सही लिख के दिखाओ, तो बच्चा उस तरह से लिखता है। तो इस पैटर्न की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तकों में से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को खोजने के लिए कहना। ये भी एक तरह से छात्रों पे बल देना है दोस्तों कि सभी पाठ्य पुस्तक को निकालिए और उसमें से राष्ट्रीय चिन्ह को खोज के बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। चौथा है दोस्तों, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने के लिए कहना। ये ऑप्शन हमारा सही होता है दोस्तों। हम आपको बता चुके हैं कि पैटर्न का मतलब एक क्रम होता है, उसको क्रम में सुसज्जित करना या क्रम में रखना, क्रम को पहचानना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन ... को सम्मिलित करना चाहिए। कह रहा है दोस्तों आकलन में किस चीज को सम्मिलित करना चाहिए, यही पूछ रहा है। 2005 के अनुसार जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कहती है, मतलब कि एनसीएफ कहता है, उसके अनुसार आकलन में हम क्या सम्मिलित कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करना, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। छात्रों को उनके अंक के आधार पर श्रेणीबद्ध करना, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। छात्रों को हम श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते कि तुम कमज़ोर हो, तुम तेज हो, तुम्हारा नंबर अधिक है, तुम अलग रहो। इस तरह से क्रियाएं हम छात्रों के सामने नहीं कर सकते दोस्तों, ये हमारा गलत होगा। और आकलन करने की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये आकलन के आधार पे हम श्रेणीबद्ध नहीं करना है। आकलन का मतलब होता है दोस्तों कि बच्चों के कमियों को जानना। पढ़ाने से पहले हम उनका आकलन लेते हैं कि बच्चा किस तरह से सीखा है या कितना सीख के पहले से आया है। उसके आधार पे हम अपना शिक्षण योजना बनाते हैं, फिर उस शिक्षण योजना के अनुसार हम बच्चों को पढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। छात्रों की संकल्पना समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति, ये सही हो सकता है दोस्तों, लेकिन आगे का भी ऑप्शन देख सकते हैं। कार्यविधियों और सूत्रों को ज्ञान की परख। देखिए दोस्तों, सूत्रों को याद करना हमेशा गलत होता है। सूत्रों को बस याद करा देना, ये सूत्र ज्ञान की परख मतलब इसका ज्ञान है कि सूत्र क्या होता है। इसको जान लेने से हमारा आकलन में इसको शामिल नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये हमारा गलत होता है। चौथा है दोस्तों, छात्रों को त्रुटि मुक्त परिकलन करने के लिए कहना। इसका मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा कल्पना करना जिसमें त्रुटि ना हो। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं दोस्तों, तो गलती करेंगे ही, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे को गलती करना फिर उससे सीख लेना एक संसाधन माना गया है दोस्तों। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है दोस्तों कि छात्रों की संकल्पनाओं की समझ, मतलब कि कल्पना करने की समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधी प्रगति, वह समस्या समाधान के कौशल को कैसे अर्जन करता है, इस प्रकार से हम इसको यहाँ सम्मिलित करेंगे दोस्तों। तो हम उसको जानेंगे कि बच्चे को अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो वो कैसे ग्रहण कर रहा है। अर्जन का मतलब ग्रहण करना, उसके क्रियाविधि को जानेंगे, जज करेंगे। उसके बाद हम अपनी रणनीति बनाएंगे दोस्तों और बच्चे को शिक्षण देने का कार्य करेंगे। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई। इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। कर ये दोस्तों कि एक सुश्रिया एक शिक्षक है जिसने विभाजन की संकल्पना समझाई। विभाजन का मतलब भाग की क्रिया को समझाई बच्चों को दोस्तों। तो वह उसका आकलन अब करना चाहती है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, किससे पता चलेगा दोस्तों कि बच्चे ने सही तरीके से सीख लिया है। तो आइए देखते हैं। 65 को 13 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का अर्थ होता है। उदाहरण देते हुए समझाइए। आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में से 100 छात्र उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करते हैं। अपनी कक्षा के लिए एक झंडा बनाएं जिसका 1/3 भाग नीला होता है दोस्तों।
यह हम देख सकते हैं दोस्तों, पहला जो दिया है ये भी सही हो सकता है, लेकिन यह पूछा है कि सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो यह नहीं हो सकता दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का अर्थ होता है उदाहरण देते हुए समझाए, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उदाहरण दे के वो तो अभी सीखना है, तो उदाहरण दे के सिखा कैसे सकते हैं या समझा कैसे सकते हैं, तो यह गलत हो गया दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करना है, ये हमारा सही होगा दोस्तों। वहाँ कक्षा की बात कर रहा है तो वहाँ एक गतिविधि के रूप में हो जाएगा दोस्तों कि छात्रों के पास 100 ड्राइंग शीट उपलब्ध है और 25 छात्रों में बराबर बराबर बांटना है दोस्तों। तो इस तरह से इस विभाजन की संकल्पना को यहाँ समझाई जा सकती है और यह सबसे अच्छा उदाहरण होगा दोस्तों। ठीक है, चौथा आपका गलत है। 1/3 की बात कर रहा है दोस्तों, ये भिन्न की बात कर रहा है, तो जब तक उसको विभाजन की क्रिया नहीं समझ में आएगी, यह 1/3 2/3 नहीं समझ में आएगा दोस्तों, ये बात की क्रिया है उसके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है दोस्तों, यह जो परिस्थिति है दोस्तों कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं, इसका जब हम समान रूप से आलोचना करते हैं तो यह किस ओर इशारा करता है दोस्तों। तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, लड़कियां गणितीय तर्क वितर्क करने में असमर्थ है। इससे कुछ सिद्ध नहीं होता है दोस्तों कि लड़कों से कमज़ोर लड़कियां होती हैं तर्क वितर्क करने में। गणित ज्ञान का लड़कियों के लिए नहीं है, ये भी गलत है दोस्तों। गणित ज्ञान सभी के लिए है, केवल लड़कियों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध कराया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है, अतः गणित कठिन है। ये ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। कह रहा है दोस्तों, लड़कों को लड़कियों की तुलना में गणित में स्वाभाविक रुचि है। ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि लड़के ही हमेशा गणित में रुचि लेते हैं, लड़कियां भी लेती हैं दोस्तों। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होता है। आप देख सकते हैं, कह रहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध कराया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है, अतः यह कठिन है दोस्तों। या सामाजिकरण का मतलब है दोस्तों कि बच्चे जो समाज से सीखते हैं उसी प्रकार आगे की क्रियाओं को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सामाजिकरण का मतलब है गणित के विषय में पहले से ही धारणा बनी चुकी है दोस्तों, समाज ने बनाया है कि क्या है, लड़कियों से ज़्यादा तेज गणित में लड़के होते हैं। तो इसी कारण यह देखा जाता है कि लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं दोस्तों, ये समाज ने बताया है। जैसे होता है दोस्तों, अगर एक छोटा बच्चा, वह लड़का है, अगर अचानक खेलते खेलते गिर गया, थोड़ी सी चोट लग गई और वो गिर के रोने लगा, तो माता पिता या घर वाले क्या कहते हैं, उठ जा बेटा, तुम लड़के होकर रो रहे हो, तुम तो लड़के हो, तुम बहादुर लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तो वहीं से शांत हो जाता है, उसको एक समाज ने ऐसी सीख दी है। और वहीं लड़कियां गिर जाए तो तुरंत लड़कियों को उठा कर कैसे चोट लग गई, उसको इस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे कि यह भी एक लड़के की तरह सोच सकती है। तो यह समाज की देन है दोस्तों, इसीलिए सामान्य रूप से माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि हम संख्याओं का गुणन, छात्रों को जब संख्याओं का गुणा पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है दोस्तों। कह रहा है इन चारों ऑप्शनों में से वह कौन सी विधि है जो गणित की गुणन की प्रक्रिया सिखाने से पहले हमें सिखानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। पहला है, सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह को परिचित कराएंगे। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, गुणन के चिन्ह को प्रदर्शित नहीं कराएंगे। सबसे पहले गुणन की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करेंगे उसके वातावरण से जोड़ते हुए दोस्तों। तो आइए दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं। छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें प्रत्येक छात्र
5 गुब्बारे लाता है। यह सही हो सकता है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। लेकिन छात्रों से उनके विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या गिनने के लिए कहना, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। गिनने की वजह से गिनतियों का अभ्यास होता है, उसके क्रम को समझने की क्षमता बढ़ती है दोस्तों। तो यहाँ गुणन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो रहा है। छात्रों को हल करने के लिए कहना, यदि आपको प्रत्येक दिन जेब खर्च के लिए 10 रुपये मिले तो आपको कितने दिनों में 100 रुपये मिलेंगे। ये भी सही हो सकता है दोस्तों, एक तरह से गुणन की प्रक्रिया है, लेकिन यह गलत होगा। यहाँ अभी छात्र सीखने आया है, तब तक जेब खर्च और 10 रुपये रोज मिलते हैं उस पर बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी तो अवधारणा का मतलब उसको अभी समझ पैदा करना है, अभी उसके बारे में बताना है कि गुणन प्रक्रिया होती क्या है। तो इसके ये बात की क्रिया है दोस्तों, गुणन प्रक्रिया सिखा देने के बाद की यह क्रिया है। यदि आपको एक दिन में जेब में 10 रुपये मिलते हैं तो कितने दिन में 100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। यह कह रहा है दोस्तों कि छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाया दोस्तों। इस तरह से कक्षा में होने वाली एक गतिविधि के रूप में है दोस्तों, और गतिविधि के द्वारा बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। वहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी है और कितने गुब्बारे लाए हैं वह गिन के इसको सीख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बार बार जोड़ की प्रक्रिया ही गुणा कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है दोस्तों। गणित की पाठ्य पुस्तक की एक विशेषता इसमें से कौन सी है दोस्तों। एनसीएफ 2005 के अनुसार इसी को पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई नहीं देती है उसके बारे में बताना, फिर उस चीज़ को मूर्त चीज़ दिखाना। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। प्राथमिक अवस्थाओं में होता है मूर्त से अमूर्त होता है। मूर्त से अमूर्त की तरफ सिखाया जाता है। दूसरा है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के आवरण पृष्ठ को आकर्षक और रंगीन बनाना। इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। इसको रंगीन नहीं बनाना है। रंगीन बनाने से क्या होगा, जब पुस्तक के अंदर अच्छे कंटेंट, अच्छे उदाहरण, समझाने की अच्छी प्रक्रिया न हो दोस्तों, तो उसको रंगीन और आकर्षक बनाने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसके बाद कह रहा है, इसमें सूत्रों और कलन विधियों पर आधारित गणितीय समस्याएं सम्मिलित हो। इसमें सम्मिलित हो सकती है दोस्तों, ये सही हो सकता है। लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें गणित समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो उसको प्रस्तुत की जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होता है। गणित की पाठ्य पुस्तक इस आधार पे बनाना चाहिए दोस्तों कि उसमें गणितीय समस्याएं हो जो कि के संदर्भ के बारे में हो और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो। जो अपने जीवन में वो गणित के विषय में पहले से सीखते हैं अपने परिवेश से, उसका भी उसमें प्रस्तुतिकरण हो दोस्तों, ताकि बच्चा जब उसको पढ़ेगा तो उसको ध्यान होगा कि अरे ये चीज़ तो हम यहाँ देखे हैं। तो उससे क्या होता है, सीखने में उससे अधिकता आती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेनेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों का सही क्रम क्या है दोस्तों। तो ज्यामिति का जो चिंतन है दोस्तों, सबसे पहले है देखना, फिर उसकी विश्लेषण करना, फिर उसमें संबंध स्थापित करना, उसके बाद उसका निगमन करना दोस्तों। तो हम देख सकते हैं दृश्यीकरण, विश्लेषण यहाँ तो सही है, ये निगमन लास्ट में होगा दोस्तों। तो यहाँ पहले आ गया संबंध बनाना, संबंध बनाना तीसरे नंबर पे रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही है, दृष्टिकरण, फिर उसके बाद विश्लेषण, फिर संबंध बनाना, फिर निगमन मतलब उसको सिद्ध करना। आप देख सकते हैं दोस्तों, बच्चा सबसे पहले किसी चीज़ को देखता है, देखने के बाद उस पर विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब यहाँ है दोस्तों बच्चा उसके बारे में सोचता है, फिर सोचने के बाद उसके बारे में संबंध बनाता है,
उसके बाद फिर निगमन करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के छात्रों को 75 में से 5 घटाने को कहा। कक्षा के 70% बच्चों ने कहा 25। उन्होंने यह गणना इस प्रकार दिखाई। इस प्रकार से गणना दिखाई दोस्तों, 75 में से 5 को घटाना है, तो 5 को इकाई के स्थान पर न लिख के दाएं के स्थान पर लिख के बच्चे घटाए हैं। इस भ्रांति को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त अगला कदम कौन सा होगा दोस्तों? अगर कोई छात्र इस तरह की गलती करता है तो उसको किस तरह से हम उसको सही चीज़ें बता सकते हैं दोस्तों? तो उसके लिए अगला कदम क्या होगा वही पूछ रहा है, आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों, स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्हें प्रश्न हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाएं। दूसरा है दोस्तों, 2 अंकीय संख्याओं में से एक अंक संख्या को व्यकलन के नियम से दोहराते हुए बताएं कि अंक दाईं ओर से बाईं ओर लिखे जाते हैं। तीसरा है दोस्तों, एक अंकीय संख्याओं को घटाने पर जैसे सरल प्रश्नों को अधिक अभ्यास करवाएं। तो ये गलत होगा दोस्तों, अधिक अभ्यास कराना प्रश्नों का, ये गलत है। चौथा है दोस्तों, संख्या रेखा पर उपयोग करते हुए समझाएं कि किस प्रकार व्यकलन किया जाता है। संख्या रेखा पर व्यकलन का मतलब घटाना होता है दोस्तों, तो घटाना को हम संख्या रेखा पर कैसे समझा सकते हैं बच्चों को, ये भी ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? गलत। अब देख सकते हैं दूसरा दोस्तों कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या में से एक अंकीय संख्याओं को व्यकलन मतलब घटाने के नियम से दोहराते हुए बताएं कि दाएं अंक जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखे जाते हैं। तो दाईं और बाईं ओर प्राथमिक स्तर पर बच्चे समझने में कठिनाई करते हैं दोस्तों, तो ये भी हमारा गलत हुआ। इसके स्थान पर स्थानीय मान की बात करेंगे तो हमारा सही होगा, तो हम दे सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में स्थानीय मान की बात किया है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। कह रहा है स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं, मतलब कि जो स्थानीय मान की अवधारणा जो समझ है उसको बताएं दोस्तों, और विद्यार्थियों से कहें कि उन्हें प्रश्न हल करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई, विद्यार्थियों से कहें कि यह जो प्रक्रिया आपने अपनाया है, जिस प्रक्रिया से आपका उत्तर 25 आया है, उस प्रक्रिया को समझाएं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 270 प्लस 34, आप देख सकते हैं यहाँ 270 प्लस 34 को जोड़ा गया है तो 2104 आया है दोस्तों। इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा दोहराना सबसे उपयुक्त होगा दोस्तों? पिछले सवाल की तरह है दोस्तों, तो आइए ऑप्शन को देखते हैं कि इस समस्या कैसे हल की जा सकती है। जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण, जोड़ने के समय दोस्तों पुनर्समूहीकरण। दूसरा है 3 अंक की संख्याओं का जोड़, सीधी गिनती। सीधी गिनती से तो यहाँ कोई संबंध नहीं है दोस्तों, आपको गिनती पढ़ते जाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 अंकों वाली संख्याओं का स्थानीय मान, यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है दोस्तों, तो स्थानीय मान से यहाँ कोई उत्तर गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि जो संख्या है वो अपने स्थान पे ही है, इधर उधर नहीं लिखी गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ दोस्तों। इसको देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है कि 3 अंक की संख्याओं का जोड़, तो दोनों संख्याएं जब 3 अंक की संख्याएं होंगी दोस्तों तब जाके हम कहेंगे कि 3 अंकों की संख्याओं का जोड़। यहाँ लिखा है जोड़ने के समय, जब जोड़ा जा रहा है उसी समय पुनः समूहीकरण दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन सही होता है। पुनः समूहीकरण का मतलब होता है दोस्तों पुनः उसको जोड़ने के समय उसको पुनः समूहीकरण करना, मतलब पुनः फिर बताना दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा सही होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक 5वीं कक्षा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। अपने आस पड़ोस के कक्षा 3 और 5 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित कीजिए। एकत्रित जानकारी से कक्षा 3 और 5 की कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़के एवं लड़कियों को वर्गीकृत कीजिए। अपनी योजना में कम से कम 10 घरों को सम्मिलित करें। उपयुक्त क्रियाकलाप का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि एक शिक्षक है, वह अपने
छात्रों को कहता है कि अपने आसपास पड़ोस ऐसे 10 घरों को चुनो और उस घर में जो कक्षा 3 में पढ़ता है उसका नाम लिखो, जो कक्षा 5 में पढ़ता है उसका नाम लिखो। और लिखने के बाद पढ़ने वाले उन लड़कियों को वर्गीकृत करने की बात कर रहा है। 10 घरों को जो हम लड़के लड़कियों का नाम लिखेंगे दोस्तों, उसको वर्गीकृत मतलब कि उसको छांटना है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। तो पूछ रहा है दोस्तों, उपयुक्त क्रियाकलाप को सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। छात्रों को लैंगिक जेंडर विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, ये गलत है दोस्तों। यहाँ बांटने की बात कर रहा है, छात्रों को लैंगिक भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील बनाना कि यह लड़का है या लड़की, इस प्रकार से बांटने से गलत होता है। दूसरा है दोस्तों, आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देना, ये हमारा सही हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगले ऑप्शन को देख सकते हैं, स्कूली छात्रों में सामुदायिक सेवा के मूल्यों को विकसित करना, कहीं सामुदायिक सेवा की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत है, उसके मूल्यों को विकसित करना। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षक की पदोन्नति के उद्देश्य से उनकी रचनात्मकता का आकलन करने के लिए करना, है भी गलत है दोस्तों। यहाँ शिक्षक की पदोन्नति से कोई संबंध नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है दोस्तों 2। कह रहा है दोस्तों कि जो बच्चे होते हैं जब उनको इस प्रकार की गतिविधि दी जाती है तो अपने जब वो 10 घरों से बच्चों का नाम लिख के आएंगे तो उससे यह पता चलेगा, आंकड़ा का पता चलता है दोस्तों कि कितने लड़के और लड़कियां पढ़ने वाले हैं। इस तरह से उनको प्रबंधन की समझ होती है दोस्तों। तो आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देने के लिए दोस्तों ये है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है दोस्तों गणितीय सूत्रों का एक समुच्चय जिसके साथ एक वास्तविक घटना के मॉडलिंग की प्रक्रिया पर आधारित होता है दोस्तों। जो यह वास्तविक घटना दिखाता है, इससे बच्चों का अधिगम रुचिकर हो जाता है दोस्तों। इससे बच्चे के अधिगम को रुचि प्रदान होती है और बच्चे इस सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से सीखते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है दोस्तों। पहला दिया है दोस्तों, विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना, ये गलत है दोस्तों। इस सॉफ्टवेयर से आकृतियों के बारे में दिया गया है जिससे परिमापों की जानकारी होती है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत। दूसरा है अलग अलग विमाओं वाले आयतों की लंबाई, ये सही हो सकता है दोस्तों, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। विभिन्न पहलुओं के वजन की तुलना, इससे वजन की तुलना नहीं होती है दोस्तों, यह आकृतियों के बारे में बताता है। ठीक है, चौथा है दोस्तों, दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाती है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। बताया है कि परिमाप और आकृतियों के बारे में है। किसी श्रृंखला की अगर तीसरी आकृति को बदलते हैं तो उससे हमें 10वीं आकृति का भी पता चल जाता है दोस्तों कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। इसमें अलग अलग विमाओं की लंबाई मापना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सीरीज के ये प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे दोस्तों। अब मिलते हैं अगले सीरीज में।